दोस्तों, आज हम एक ऐसे युवा की कहानी को जानेंगे जिसने किस प्रकार से पुस्तकों से मोहब्बत की थी और जब उसे शहीद होने का वक्त आया तब भी उसने पुस्तकों को नहीं छोड़ा था। दोस्तों, इस बालक का जन्म होता है पाकिस्तान के पंजाब लायलपुर ज़िले के बंगा नामक गांव में। उनके पिता का नाम किशन सिंह था, उनकी माता का नाम विद्यावती देवी था। उनके चाचा का नाम अजीत सिंह था जो भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों के अग्रदूत थे। दोस्तों, ये परिवार आर्य समाजी था, यानी समाज के अंतर्गत से बदलाव की नज़र से देखा जाता था। जब ये लड़का, एक दिन की बात है जब ये लड़का 5-6 साल का रहा होगा, जब उसके पिता किसी फार्म हाउस के अंतर्गत गए थे। फार्म हाउस के मालिक वहाँ पर फसलें बो रहे थे। जब लड़के ने उत्सुकतापूर्वक पूछा कि चाचा ये क्या कर रहे हो तुम, तो उसने कहा कि हम बीज बो रहे हैं, इससे बहुत सारी फसल होगी और इस देश का हम पेट भरेंगे। तब ये लड़का वहाँ खेलता खेलता तिनके बो रहा था। जब फार्म हाउस के मालिक ने पूछा कि बेटे क्या कर रहे हो, तब उसने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। बंदूकें? एक तरह से फार्म हाउस के मालिक चौंक गए। उसने कहा कि हाँ, मैं बंदूकें बो रहा हूँ, इससे बहुत सारी बंदूकें उत्पन्न होगी और एक दिन मैं इसी बंदूकों की सहायता से अंग्रेजों को भगा दूंगा। इस तरह के विचार 5-6 साल की उम्र में बच्चे के, आप समझ सकते हो कि वो कितना महत्वपूर्ण बच्चा रहा होगा। एक तरह से यह कह सकते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। इसकी तरह से वो स्कूल जाने लगा। स्कूल में अपनी पाठ्यक्रम तो पढ़ता ही था, उसके साथ साथ उसने भारत के इतिहास और आसपास की जितनी पुस्तकें मिलती थी वो पुस्तकें उसने पढ़नी शुरू कर दी। माना जाता है कि स्कूल के काल में उसने 40 से 50 एक्स्ट्रा किताबें पढ़ ली थी। दोस्तों, एक दिन की घटना है जब वो 12 साल का हो चुका था। 13 अप्रैल 1919, जिस दिन पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार वैसाखी आता है और अमृतसर एक जो पवित्र शहर है उसके अंतर्गत जनरल डायर की गोलियों से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी थी और पूरा जो पार्क था वो खून से सना हो चुका था। जब इस लड़के को पता चलता है कि वहाँ पर इस तरह की घटना हुई है तो वो अपने गांव से चलकर वहाँ आता है और वहाँ की मिट्टी वगैरह को देखता है तो उसकी नज़रों में एक तरह से पूरी तरह से क्रोध की ज्वाला भड़क उठती है। उसने वहाँ से संकल्प लिया कि जब तक मैं इसको बदला नहीं लूँगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। वो परिवार के वापस घर आता है, पूरी तरह से बदला हुआ मंजर नजर आता है कि एक बच्चा 12 साल का जिसके मन में इस तरह के विचार आ रहे हो उसको समझाए तो समझाए कैसे। इस तरह से वो धीरे धीरे आगे अपना जीवन प्रारंभ करता है। 1920 के अंतर्गत जो लाहौर पाकिस्तान के अंतर्गत है वहाँ पर नेशनल कॉलेज में इसका एडमिशन करवाया गया और वो लाला लाजपत राय की कॉलेज थी। आप सभी जानते होंगे कि लाला लाजपत राय भारतीय आंदोलन के अग्रदूत रहे हैं। वहाँ पर उनके साथी सुखदेव, यशपाल, भगवती चरण वर्मा वहाँ पर उनके दोस्त मिले और ये लड़का इतना पढ़ने में मशगूल था कि लाइब्रेरी की एक एक पुस्तक को उसने पढ़ डाला। जब इसके एक तरह से वो इतने स्मार्ट थे और उर्दू के बहुत बेहतरीन शायर थे। जब उनकी जेब को, उनके पर्स को, उनकी हर चीज़ को जब खंगाला जाता था तो उसमें दुनिया भर के पेज निकलते गिरते थे। एक तरह से वो पूरी तरह से पेजों से पूरी तरह से सना हुआ रहता था। इस तरह से किताबें उसकी दुनिया के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तब उसने महात्मा गांधी को मसीहा की नज़र से देखा और जाना कि ये अब व्यक्ति आ गया है जो मेरे देश को आज़ाद कराने आया है। 2 साल तक उसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, लेकिन 1922 में चोरा चोरी कांड की घटना के बावजूद महात्मा गांधी ने जब आंदोलन को वापस ले लिया तो इस लड़के पर बहुत ही गहरा आघात पहुंचा और उसे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मूव होने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब ये 22-23 की बात है, उनकी माता और पिता ने सोचा कि क्यों न अब इसकी शादी कर दी जाए, तो उसकी प्रपोजल दिया गया। तो उसने कहा कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है, मैं यहाँ पर कोई शादी नहीं करूँगा, आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। इस तरह के शब्द सुनकर पूरा परिवार डर गया और वो एक तरह से उसे परिवार का दबाव सहन नहीं कर पाए और वो चिट्ठी लिखी हुई छोड़कर वो कानपुर चले आए। कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जगह है जहाँ के एक महान पत्रकार हुए थे गणेश शंकर विद्यार्थी। उनका अखबार निकलता था जिसका नाम था प्रताप। उस अखबार के अंतर्गत क्योंकि नाम लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे या पता चल जाएगा, तो वहाँ पर उन्होंने नाम रख लिया स्वयं का बलवंत सिंह। बलवंत सिंह नाम से उन्होंने उस पत्रिका के अंदर लेख लिखने शुरू किए। आप समझ सकते हो कि इतनी कम उम्र में उन्होंने किस तरह से चीज़ें पढ़ी थी, वो एक तरह से अखबार के अंदर लेख लिखने के लिए काबिल हो गए। ये होता है एक पढ़े हुए व्यक्ति का महत्व, क्योंकि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपके विचार इतने पैने नजर आते हैं कि आप कुछ भी किसी भी चीज़ पर अपना व्यूज़ दे सकते हो। यहाँ से फिर वो गतिविधियाँ एक तरह से चलती रही। उसके बाद वो एक तरह से
चंद्रशेखर आज़ाद के संपर्क में आए और वहाँ से उनके जीवन में और बहुत बड़ा बदलाव आया। और जब 1925 में काकोरी कांड हुआ तब उन्होंने वहाँ पर एक तरह से अंजाम दिया। और वो आप सभी को ने जाना होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, नारों से एक करतल ध्वनि से पूरा भारत उस टाइम गूंज उठा था। उसके बाद 1928 के अंतर्गत उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोग से एक तरह से निर्मित की। वो समाजवाद और साम्यवाद की प्रवक्ता के रूप में भारत में जाने लगे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो उनसे मेल खाती थी। मार्क्स से लगाकर उन्होंने दुनिया भर की पुस्तकों का अध्ययन कर दिया था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत के अंदर प्रवेश कर रहा था, जिसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण भारत ने इसका विरोध किया, तो लाहौर के अंतर्गत लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया जा रहा था। तब भगत सिंह वगैरह सभी साथी एक तरह से इसको देख ही रहे थे। एक दिन की बात है, इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट कर मार डाला। तब उस पर बालक पर फिर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने कहा कि मेरे बुजुर्गों का मैं बदला लेकर रहूँगा। तब सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु जो तीनों दोस्त भी थे, इन्होंने उसका बदला लेने की ठानी और वहाँ पर जाकर उन्होंने सैंडर्स नामक जो एक वहाँ पर ऐसे भी थे उनको मार डाला। यहीं से उनके ऊपर एक तरह से केस शुरू हो गया, छानबीन होने लगी। लेकिन वहाँ पर दुर्गा भाभी के सहयोग से वो कोलकाता चले गए और वापस एक तरह से गतिविधियाँ करते हुए फिर 1929 में जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल जब चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने एक हल्का सा बम लेकर जो केंद्रीय असेंबली है वहाँ पर उन्होंने बम फेंका। और वहाँ पर उसने कहा कि ये किसी को मारने के लिए नहीं है, केवल और केवल ये बम इसलिए फेंका गया है कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये लड़का धीरे धीरे अपनी गतिविधियों से जूझ रहा था और वहाँ पर वो भागा नहीं, बल्कि अपनी गिरफ्तारी दी, एक तरह से गिरफ्तारी दी। और वो चाहता था कि मुझे फांसी हो, वो चाहता था कि मुझे गिरफ्तार किया जाए। जब कोर्ट के अंदर हियरिंग हो तब मैं इसका पर्दाफाश करूं कि मेरा मिशन क्या है और मैं क्या करना चाहता हूं। एक तरह से समझ सकते हो कि उन्होंने अपनी मृत्यु पर विजय पा ली थी। एक तरह से उन्होंने अपनी मृत्यु को डिज़ाइन कर रहा था वो लड़का, क्योंकि जीवन जीना एक तरह से जन्म है वो हमारे माता पिता के हाथ में या फिर एक प्रकृति के हाथ में है, लेकिन मरना और वो हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को अंत करना चाहते हैं, कितनी सुंदर बनाकर अंत करना चाहते हैं। इस तरह से उनको जेल के अंदर डाल दिया गया। वहाँ पर लगभग वो 2 साल के अंतर्गत रहे। यहाँ की यात्रा बहुत ही बेहतरीन रही उनकी। यहाँ पर उन्होंने विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का अध्ययन किया और यहाँ पर जो उनके दोस्त उनसे मिलने आते थे उनसे बस यही कहते थे कि जब तुम आओ तो केवल पुस्तकें मेरे लिए लेके आओ और कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। तो द्वारकादास जो लाइब्रेरी थी वहाँ की पुस्तकें उनके लिए लाई जाती थी और वो दुनिया भर की पुस्तकें पढ़ते थे। उनकी एक बहुत ही बेहतरीन अच्छी आदत थी कि जिस पुस्तक को पढ़ते थे उसके वो नोट्स बना लेते थे, एक तरह से टिप्पणी लिखते थे। तो आप भी इससे सीख ले सकते हो कि किसी पुस्तक को आप पढ़ो तो एक तरह से उसका स्वयं एक तरह से हल्का सा शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी। और जब ये चीज़ें हो रही थी, अब हम उस बात पर आ जाते हैं जब 23 मार्च 1931 की वो शाम 7 साढ़े 7 बजे उनकी फांसी तय हुई। अब 1 घंटे पहले रीति रिवाजों के अनुरूप ये पूछा जाता है कि आपकी आखिरी हिंसा क्या होती है। तो जब पुलिस ने उनसे पूछा कि आपकी आखिरी हिंसा क्या है, तब उस लड़के ने कहा कि मेरी आखिरी हिंसा है, मुझे पुस्तक दीजिए, मैं पुस्तकें पढ़ना चाहता हूँ। जब उसे पुस्तक लाई गई तो वो पुस्तक थी लेनिन की जीवनी। तो उन्होंने उसको लगातार पेज पलटने शुरू किए, एक एक पेज वो आखिरी रूप से पढ़ रहा था। आप समझ सकते हो कि उसकी क्या एकाग्रता थी और उनकी पुस्तकों के प्रति क्या प्रेम था। तो उनको इस तरह से उन्होंने भी मरते समय एक तरह से शहीद होने का वक्त आने तक वो पुस्तकें मांग रहा है। जब आधे घंटे बाद वापस पुलिस आई तो पूछा कि चलिए आपका समय हो गया है, तो उसने फिर कहा कि रुकिए, केवल कुछ मिनट के लिए रुकिए, क्योंकि अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मुलाकात कर रहा है। जैसे ही उसने वो पेज पलटा, मुस्कुराया और इस तरह से वो उनके साथ चला और तीनों दोस्त, पहले से 2 दोस्त पहुंच चुके थे, तीनों ने हंसते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारों से, करतल ध्वनि से पूरी पंजाब की 500 नदियाँ पूरी तरह से सराबोर हो चुकी थी और उनको फांसी पर लटकाया गया। वो लड़का इतिहास के अंदर भगत सिंह नाम से एक तरह से जाना गया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और अपने साथियों में इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप समझ गए होंगे कि पुस्तकें किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकती है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। ये तो है ही कि जॉब बहुत ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी जॉब लगती है तो उसके बाद भी ऐसे नहीं हो कि पुस्तकें आप पूरी तरह से बंद कर दो, इसके बाद भी आप पढ़ते रहिए और बहुत मस्त रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।
ये आपका ही चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिए ताकि हम और साथियों की सहायता कर सकें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।